बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद फ़खर अब्बास बुखारी और आज हम स्टैटिस्टिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ डिस्कशन लेकर जा रहे हैं अपनी। और डिस्कशन है हमारी रिग्रेशन लाइन के ऊपर। बेसिकली हमारे पास उमूमी तौर पर चैप्टर का जो नाम होता है दैट इज़ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस। और रिग्रेशन और कोरिलेशन की डिस्कशन होती है पूरे चैप्टर के अंदर, और स्टार्टिंग की डिस्कशन हमारे पास है रिग्रेशन की। तो इसी के ऊपर हमारा पहला लेक्चर चलेगा और इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट लेंगे हिस्टोग्राम से, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। और इसी के थ्रू मैं इसी को यूज़ करते हुए कॉन्सेप्ट को ड्राइव करने की कोशिश करूंगा रिग्रेशन लाइन का। और फिर इसके ऊपर हम एक मेथड चेक करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड का, कि किस अंदाज से लीस्ट स्क्वायर मेथड की मदद से हम रिग्रेशन लाइन फाइंड कर सकते हैं। और रिग्रेशन लाइन एक्चुअली होती क्या है इसको भी देखेंगे। ठीक हो गया। और सबसे पहले आपको ये बताता चलो कि किसी भी डाटा के ऊपर जब भी हमें अगर फ्रीक्वेंसी कर्व चाहिए तो सबसे पहले हमें हिस्टोग्राम बनाना होगा, और हिस्टोग्राम के ऊपर हम पॉलीगॉन ड्रा करते हैं और पॉलीगॉन के ऊपर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व लगता है। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो को आपको टाइमली नोटिफाई हो सके। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ रिग्रेशन लाइन। और रिग्रेशन लाइन के ऊपर हम सबसे पहले जिस डिस्कशन को लेकर जा रहे हैं दैट इज़ हिस्टोग्राम। मैं अभी बता चुका हूं आपको, सबसे पहले हमें किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। हिस्टोग्राम के ऊपर हम पॉलीगॉन लगाएंगे और पॉलीगॉन की मदद से हम फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रा करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल आ गई और एग्जांपल में हमारे पास दिए हैं मार्क्स। मार्क्स कुछ स्टूडेंट्स के होंगे जिन स्टूडेंट्स ने 20 से लेकर 30 के दरम्यान में स्कोर किया है, उनकी तादाद है 5, 30 से लेकर 40 के दरम्यान में 12, 40 से 50 के दरम्यान में 25 एंड सो फोर्थ हमारे पास डाटा मौजूद है। हमने सबसे पहले करना क्या है, हमने एक ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर के ऊपर XY प्लेन के हिसाब से हमने अपने लिए जगह बना लेनी है जहाँ पर हमने इस डाटा को प्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम की फॉर्म में। सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपके पास लोएस्ट क्लास बाउंड्री क्या है। लोएस्ट क्लास बाउंड्री आपके पास 20, हाईएस्ट क्लास बाउंड्री क्या है दैट इज 90। 20 से लेकर आपने 90 तक जाना है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको 8 जगह पे बराबर बराबर डिस्टेंस पे डॉट्स लगा लें और यहाँ पर आप 20, 30, 40, 50 एंड सो फोर्थ प्लग इन करते चलें। ठीक है, तो हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस चलाएंगे। अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या चलेगा, हमारे पास क्लास बाउंड्रीज जाएंगी। क्लास बाउंड्रीज अगर ना होती तो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल हो सकता था जिसको हम उमूमी तौर पे एक्स से रिप्रेजेंट करते होते हैं। ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, या वेरिएबल आता है या क्लास बाउंड्रीज आती है। इस सूरत में हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्लास बाउंड्रीज है। सबसे पहले हमारे पास ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर 0 मान के चलूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 10, इस जगह पे 10, यहाँ पर 20, तो 20 मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50 एंड सो फोर्थ। मैं इसको मूव ऑन करता हूँ कहाँ तक, 90 तक मूव करके चलते हैं। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक हमारी वैल्यूज़ हैं या क्लास बाउंड्रीज हैं, तो हमने उसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लॉट कर दिया। अब वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास जाती है फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी जाती है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास मैक्सिमम देखें कितनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 25। तो हमारे पास जगह कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 की जगह है, बल्कि हम 8 मान के चले तो 8 3 are 24 और चलें तकरीबन 3 दिन का गैप लेके चलते तो हमारे ख्याल से सारी फ्रीक्वेंसीज इसके अंदर कवर हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो ये हमने चला लिया इसको। अब ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले लोअर क्लास बाउंड्री को देखते हैं, पहली क्लास की। पहली जो क्लास है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री के ऊपर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। तो हम इस 20 के अगेंस्ट यहाँ पर 5 के ऊपर जाके एक डॉट लगा लेते हैं। ठीक हो गया, 5 के ऊपर एक डॉट लगाएंगे तो कैसी सूरत हाल बनेगी, ये हमारे पास ये डॉट हमने लगा लिया तकरीबन 6 से थोड़ा सा 6 से थोड़ा सा पीछे। अब 30 के ऊपर जो हमारे पास फर्स्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री है, इसी के ऊपर दोबारा हम 5 लगाएं, यानी कि इसके ऊपर जाते हुए तकरीबन यहाँ पर इस जगह पे हम डॉट लगाएं। ठीक है, तो इस जगह पे डॉट लगाएं तो हमारे पास इसको मिला लिया हमने। अब क्या बन जाएगा हमारे पास, इस दोनों लाइनों को आपस में ज्वाइन करें और इसको आप एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करें तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल की शेप आपके पास आ जाएगी। बिल्कुल यही प्रैक्टिस दोबारा, यहाँ पर देखें ये 30 था तो 30 को हमने 5 पे प्लॉट किया और हमने 20 को भी 5 पे प्लॉट किया और रेक्टेंगल बना ली।
अब दोबारा आप देखें 30 दोबारा हमारे पास अकर हो रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, यानी कि इसी लाइन की सीध में जाते हुए आपने यहाँ पर आगे कहीं 20 के करीब में डॉट रख लेना है, यानी कि ये यहाँ पर 12 है, 12 के करीब ने डॉट रख लेना है। ये कहाँ पर डॉट रखा? अगेंस्ट 30, क्यों? इस 30 की वजह से। अब यही दोबारा 40 के लिए लिखते हैं, 40 के लिए 12 पे चलते हैं, 40 के लिए यहाँ पर 12 पे चलेंगे, यहाँ पर एक डॉट रख लेंगे हम, ये हमने डॉट लगा दिया। अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करें आपस में और इसको बेस लाइन के साथ ज्वाइन करें तो आपके पास एक और रेक्टेंगल बन जाएगी। इसी तरह 40 के लिए अगेन 25 पे, 25 कहीं यहाँ कहीं आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक और डॉट लगा दिया और 50 के लिए भी हमने यही डॉट लगा दिया। इन दोनों लाइंस को ज्वाइन किया आपस में, हमारे पास यही सिलसिला अगर आगे हम मूव करते जाएं तो हमारे पास इस तरह की रेक्टेंगुलर एक डायग्राम बन जाएगी और इसी रेक्टेंगुलर डायग्राम को हम कहते हैं ये हिस्टोग्राम है। ठीक हो गया। अब ये हिस्टोग्राम तो हमारे पास आ गया। सर पहला काम क्या था? हम इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रा करें, ठीक है। हिस्टोग्राम हमने ड्रा कर लिया, ये काम तो पूरा हो गया। दूसरा काम क्या है हमारे लिए? दूसरा काम है इसके ऊपर पॉलीगॉन लगाएं। पॉलीगॉन लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस क्लास की मिड पॉइंट पे लगाएं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, ये आ गया यहाँ पर, ठीक। इस क्लास की मिड पॉइंट पे डॉट रखें, इस क्लास की मिड पॉइंट पे डॉट रखें और इस क्लास के भी मिड पॉइंट पे, हर क्लास के मिड पॉइंट पे डॉट लगा दें, ठीक है। डॉट लगाने के बाद आप आगे चेक करें, अगर इस बेस लाइन को चेक करें जहाँ पर हमारे पास क्लासेस खत्म हो गई है, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे यहाँ पर भी एक डॉट लगा दिया और स्टार्टिंग पॉइंट पे भी इस जगह पे डॉट लगा दिया। इन्हीं डॉट्स को आप स्ट्रेट लाइन से आपस में जब कनेक्ट करेंगे तो उसको हम कहते हैं पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन क्या है? अभी चेक करिएगा दोबारा से। यहाँ पर मैंने इसको मिड पॉइंट पे डॉट रखा, इसके मिड पॉइंट पे डॉट, इसके मिड पॉइंट पे डॉट, यहाँ पर भी हम इसको एक पॉइंट लगाते चले जो हमें गाइड करेगा स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए। यहाँ पर भी एक डॉट लगा लेते हैं और यहाँ स्टार्टिंग में भी एक डॉट लगा लेते हैं। इनको आप स्ट्रेट लाइन से आपस में ज्वाइन करें। तो ये जो स्ट्रेट लाइन से आपके पास जो चीज़ ज्वाइन होके आई है ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें वर्टिसेस बने हुए थे, कोने बने हुए होते हैं। आप इन कोनों को इग्नोर करते हुए एक फ्री हैंड से इसके ऊपर हल्का सा एक कर्व ड्रा कर दें तो ये जो आपके पास कर्व जो ब्लैक डॉटेड लाइन के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास जो डॉटेड लाइन है ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी कर्व है, ये फ्रीक्वेंसी कर्व है। ठीक हो गया। हम इसी फ्रीक्वेंसी कर्व को उमूमी तौर पे जब अपनी बातों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो यूज़ कर रहे होते हैं। ज़रा एक बारी गौर करें। ये मेरे पास एक लेट से ये मेरे पास एक ग्राफ है और अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट है जिसको मैं x1 कह देता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को मैंने ऊपर प्लॉट कर दिया। बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस पे आगे जाता हूँ, यानी कि एंड पॉइंट पे जा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक x की वैल्यू है और इसके अगेंस्ट भी एक फ्रीक्वेंसी है। अगर ऐसा हो कि आखिरी वैल्यू x की और पहली वैल्यू x की उनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम हो, इससे आगे जाऊं यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर एक और x की वैल्यू है और इसकी फ्रीक्वेंसी इस पहली वाली से थोड़ा सा ऊंची या ज़्यादा हो, ठीक है, उसके लिए मैंने डॉट लगाया। और बिल्कुल अगर मैं इससे उतना ही पीछे जाऊं जितना x1 से आगे गया हूं उतना ही xn से मैं पीछे जाऊं तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी भी दूसरी इसकी सेकंड फ्रीक्वेंसी, यहाँ से सेकंड लास्ट फ्रीक्वेंसी और यहाँ की सेकंड फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल हो। अगर मैं यही काम आगे को और यहाँ से काम पीछे को करता जाऊँ और इनकी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाता चलूँ तो कोई सूरत हाल मेरे पास इस तरह की बनेगी। ये डॉट्स आपस में कनेक्ट होते जाएंगे, यानी कि यहाँ की फ्रीक्वेंसी और यहाँ की फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर है। तो हमें ये जो शेप है, इस डॉटेड शेप को अगर आप में डॉटेड लाइन को अगर हम एक स्मूथ कर्व के साथ ज्वाइन करें तो ये हमारे पास ये भी एक फ्रीक्वेंसी कर्व ही बन जाता है। और अगर आपको थोड़ा सा याद दहानी करनी हो इसके ऊपर तो आपको ये शेप कहीं ना कहीं देखी हुई मिलेगी। कहाँ पर देखी हुई मिली आपको ये शेप? जब हम डिस्कशन कर रहे थे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में यही वाला पॉइंट जो होता है यहाँ पर ही मीन भी यहीं पर होता है, मीन, जिसका मीडियन और मोड बराबर होता है। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे पास होती है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। अब इसी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को जरा मैं डिस्प्ले देता हूँ एक बड़े ग्राफ के ऊपर। ये देखें हमारे पास XY प्लेन आ गया। मेरे पास यहाँ पर इस दफ़ा मैंने वर्टिकल इसको प्रेजेंट किया। यहाँ पर तो हमारे पास हॉरिजॉन्टली वैल्यूज है x की, तो यहाँ पर लेट से कोई y की वैल्यूज एक हमारे लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बना रही हैं। एक और हमारे पास यहाँ पर एक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है और यही मूव ऑन करता जा रहा है। x एक्सिस पे क्या चल रहा है? x एक्सिस पे इस दफ़ा x की पहली वैल्यू, x की दूसरी वैल्यू, x की तीसरी वैल्यू नहीं चल रही, बल्कि
पहला मीन, दूसरा मीन, तीसरा मीन एंड सो फोर्थ, ये हमारे पास x की वैल्यू जगह पे x के मीन चल रहे हैं। जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर y का मीन, यहाँ से x का मीन, ये वैल्यू किसकी होगी, यहाँ से ये x का मीन, यहाँ से y का मीन, यानी कि x का दूसरी x का मीन और यहाँ से दूसरा y का मीन। इसी तरह ही अगर ये मूव ऑन करती जाए बहुत सारी वैल्यूज़ को जब हम एक ही ग्राफ के ऊपर देखें तो उसकी कुछ सूरत हाल, उसकी डायग्राम कुछ इस तरह की आ रही है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x की एक एवरेज वैल्यू के लिए y की एक एवरेज वैल्यू, यानी कि हमारे पास यहाँ पर चेक करें, ये कोई एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x की एवरेज वैल्यू के लिए y की एवरेज वैल्यू को हर डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस जगह पे मैं लगा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब ज़रा हम इन्हीं एवरेजेस में से गुजारते हैं कोई एक लाइन, ठीक है, इन्हीं डॉट्स में से एक लाइन गुजारें तो क्या होगा, ये हमारे पास लाइन कुछ इस तरह की आ जाएगी। ये जो लाइन x और y की वैल्यूज़ के मीन्स में से गुजर रही है, कहाँ से गुजर रही है, x बार में से गुजर रही है और y बार्स में से गुजर रही है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमारे पास मीन्स हैं। तो ये जो लाइन हमारे पास x और y के मीन्स में से गुजर रही होगी उसको हम कहेंगे रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन कौन सी लाइन होती है, रिग्रेशन लाइन इज अ लाइन दैट पासेस थ्रू द मीन्स ऑफ x एंड y। x और y की जो वैल्यूज होती है उनके मीन्स में से गुजरती हुई लाइन को हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं। रिग्रेशन लाइन को देखते हैं, हमारे पास होती है दो तरह की, इसको ध्यान में रख लें। एक होती है y ऑन x और एक होती है हमारे पास x ऑन y। आज तक आपने लाइन की इक्वेशन देखी हुई ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसी को लिखूंगा, जरा थोड़ा सा शेप चेंज करता हूँ। y ऑन x का मतलब है इक्वेशन को y से स्टार्ट करें, a प्लस बी एक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो इससे घबराना नहीं है। a क्या है, a बिल्कुल इसी तरह का यही कांस्टेंट है। b क्या है, जहाँ पर ये जो स्लोप हुआ करता था यहाँ पर भी ये स्लोप ही है। तो अब हमारे पास रिग्रेशन लाइन क्या है, y ऑन x वाली, y ऑन x वाली रिग्रेशन लाइन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और अगर हम x ऑन y की बात करें तो क्या होगा, जो x और y के जो आपस में रोल्स हैं इनको स्विच कर लें तो x ऑन y क्या बनेगी, x से स्टार्ट करेंगे इक्वेशन को, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। ओके, यहाँ पर y क्या है, यहाँ पर y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर a क्या है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है। यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a जो है ना x इंटरसेप्ट है। यहाँ पर b क्या है, b हमारे पास स्लोप है। यहाँ पर ये जो वाला b जो है ना ये भी स्लोप है। ओके, ये x क्या है, ये x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी ये जो y है ना ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम ज़रा अगर चेक करने की कोशिश करें कि हमारे पास ये a, ये b और यहाँ पर दूसरी वाली इक्वेशन में भी a और b, यहाँ पर a और b, अगर ये कहीं मिक्स होने का चांस हो तो कुछ बुक्स में इसको इस अंदाज से भी लिख दिया जाता है, x इज इक्वल टू c प्लस डी वाई, यानी कि यहाँ पर हम c भी लिख सकते हैं और dy भी लिख सकते हैं। एक और तरीका भी है c और d लिखने के बजाय हम अगर ऐसा कर दें कि इसकी बेस के अंदर छोटा सा y और x डाल दें, इस b की बेस में छोटा सा y और x डाल दें, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, a कौन से वाला, y ऑन x की लाइन वाला। इसका मतलब क्या होगा, y इंटरसेप्ट। और ये जो a है इसकी बेस में छोटा सा एक्स वाई डाल दें तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, a कौन सा, a जो x ऑन y वाली इक्वेशन का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a क्या है, a हमारे पास x इंटरसेप्ट है। ओके हो गया यहाँ तक। तो b हमारे पास b लिखा हुआ है, b की बेस में हमने y ऑन x लिख लिया, तो इसका मतलब क्या है, ये स्लोप है। स्लोप कौन सा स्लोप, स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो यहाँ पर अगर मैं लिखा हुआ, यहाँ पर छोटा सा मैं एक्स वाई लिख दूँ तो ये बी एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी एक्स वाई रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ द लाइन x ऑन y। ठीक हो गया। हम इस तरह से पूरा नाम, कंप्लीट नाम भी लिख सकते हैं। सर यहाँ पर देख लेते हैं, मैं इसको नीट कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। y इज इक्वल टू a की जगह पे मैंने क्या लिखा, a वाई एक्स प्लस b वाई एक्स। आप इसको पढ़ ले, y इज इक्वल टू a वाई ऑन एक्स प्लस b वाई ऑन एक्स इंटू एक्स आ गया। बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू a एक्स वाई प्लस b एक्स वाई और ये वाला y। तो ये याद रखें, ये जो मैंने a लिखा है या b लिखा है, इसकी बेस में लिखा है y(x) या a की बेस में लिखा है xy, तो ये कहीं कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ बताने वाला है कि कौन से वाले a की बात हो रही है, इस लाइन वाले a की बात हो रही है या इस लाइन वाले a की बात हो रही है। सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको।
तो अभी तक जो डिस्कशन की है उसको ज़रा हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा इसके अंदर y क्या था हमारे पास, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था। axy क्या है, axy हमारे पास y इंटरसेप्ट है। byx क्या है, byx हमारे पास स्लोप है, या इसका दूसरा नाम जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा रिग्रेशन कोफिशिएंट है। कौन से वाला रिग्रेशन कोफिशिएंट, ऑफ द लाइन y ऑन x। बिल्कुल सेम चीज़ें यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या बनेगा, यहाँ पर x हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर x हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। by ऑन x, सॉरी bx ऑन y, ये जो bx ऑन y आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये स्लोप है या रिग्रेशन कोफिशिएंट है। कौन से वाला रिग्रेशन कोफिशिएंट, ऑफ द लाइन x ऑन y। इसी तरह ये a को देखिए, axy क्या है, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है। मैं इसको यहाँ पर क्लियर करता हूँ, आप यहाँ पर अपने लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूव करते हैं आगे जी। हमारे पास मेथड क्या है सॉल्व करने का, टारगेट क्या होता है। सबसे पहले चले मैं एक लाइन लेता हूँ, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। जब हमने किसी भी डाटा के लिए जिसमें हमारे पास x की और y की पेयर्ड वैल्यूज गिवन होंगी, हमारे पास पेयर्ड वैल्यूज गिवन होंगी, तो हम करेंगे क्या, हमारा टारगेट क्या होगा, y इज इक्वल टू a की कोई वैल्यू हम ढूंढ के लेकर आएंगे, प्लस यहाँ पर b की वैल्यू कोई ढूंढ के लेकर आएंगे। इनको जब यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू प्लग इन करेंगे तो इसको कहेंगे ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है। लेट्स से हमारे पास आ जाएगा जवाब y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो हम कह देंगे कि b की वैल्यू 2 आ गई है और a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। तो हमारा टारगेट क्या होगा, एक लाइन फाइंड करके देना। तो हमारे पास लाइन फाइंड करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हमारे पास ये बताता चलो कि हमारे पास लाइन कितने टाइप की, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, y ऑन x भी है और x ऑन y भी है। आप इसको मजीद डिफाइन करने से पहले चलो मैं लाइन जो पहले लिखी थी उनको तो मैं लिख लेता हूँ पहले से। ये है जी हमारे पास कोई लाइन है, हमारे पास y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसकी मैनिपुलेशन हम थोड़ी सी कर लेते हैं। देखें समेशन का साइन जब भी किसी भी कांस्टेंट पर अप्लाई होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है n टाइम्स a के साथ, यानी कि समेशन को हम कांस्टेंट के साथ नहीं लिखते बल्कि समेशन को हम कन्वर्ट कर देते हैं n से। एक बात इसको ध्यान में रखना। और समेशन ax अगर हमारे पास हो, यानी कि वेरिएबल इन्वॉल्व हो और a बहैसियत कोफिशिएंट ऑफ x परफॉर्म कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम a को समेशन साइन से बाहर ले जाते हैं, दैट विल बिकम a इंटू समेशन x। इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब यहाँ पर मैं मजीद क्लैरिटी देता हूँ कि हमने इसको डिस्कस क्यों किया है। देखिए हमारे पास ये जो रिग्रेशन लाइन y ऑन x है ना, जो बेसिकली y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होती है, अगर इसको हमने a की वैल्यू को और b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो एक मेथड है हमारे पास, हम नॉर्मल इक्वेशंस को यूज़ करें। तो नॉर्मल इक्वेशंस कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखा हुआ है। लेट्स से आप इसके बोथ साइड के ऊपर समेशन अप्लाई करें, तो पहली टर्म पे समेशन अप्लाई हुआ तो समेशन y, इस पे समेशन अप्लाई हुआ तो ये क्या है, समेशन a कैन बी रिटन एज na। तो मैं ये नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, मैं क्या लिखूंगा, समेशन a नहीं लिखूंगा बल्कि इस a के ऊपर जब समेशन अप्लाई करके लिखूंगा तो na लिखूंगा, प्लस समेशन बी एक्स। b हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट x का, तो हम यहाँ पर इसके कोफिशिएंट को बीच में समेशन के साइन के बीच में नहीं लिखते बल्कि b को हम बाहर खींच लेते हैं। ये जो होगी ना हमारे पास पहली नॉर्मल इक्वेशन होगी, ये हमारे पास पहली नॉर्मल इक्वेशन होगी। लेट्स से अगर यही इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन, इसके साथ आप x को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके ऊपर समेशन अप्लाई करें बोथ साइड के ऊपर तो क्या बन जाएगा, ये समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन ए एक्स, ए कॉन्स्टेंट है बाहर रखना चाहिए समेशन से, ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास दूसरी नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। बेसिकली हम इनको याद भी रख सकते हैं और इसके तरीके को भी हम अपने जहन में रख के याद किए बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि आप इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा दिमाग को हाजिर करें और इसको समझें, ना कि याद करने वाला काम करें, क्योंकि जब हम इसको एक्सटेंड करें तो एक्सटेंशन हमारे पास आसानी से हो सके। तो तय क्या पाया कि हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस कौन सी होंगी, y एन एक्स के लिए y इज इक्वल टू एन ए, ये अब हमने इसके ऊपर बोथ साइड पे अप्लाई किया था, बोथ साइड पे समेशन अप्लाई किया था, तो ये क्या बना था एन ए प्लस बी समेशन एक्स। और अगर हम x इन्वॉल्व करते हैं एक और, दोनों साइड पे x को मल्टीप्लाई किया और फिर समेशन अप्लाई किया तो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन कैसी बनेगी, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स, ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, बी समेशन एक्स स्क्वायर। लेकिन यही काम अगर हम नॉर्मल इक्वेशंस ड्रॉ करने की कोशिश करें x ऑन y के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर समेशन अप्लाई किया पहली बार तो क्या बन जाएगा, समेशन x प्लस समेशन x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन y। और हम एक बार इसके अंदर y दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स वाई हो जाएगा, ये ए वाई हो जाएगा और ये बी वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या समेशन अप्लाई करने पर होगा, समेशन
एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई स्केयर। तो ये हमारे पास दोनों, ये जो दूसरी और ये पहली हमारे पास, ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस होंगी इसके लिए। मैं क्लैरिटी दे के ज़रा नीट आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी बनाना चाहें तो बना लें। तो पहली बारी इस पे जब हमने समेशन, इस जगह पे हमने समेशन अप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, समेशन एक्स, ये वाला समेशन एक्स। इस पे अप्लाई किया तो एन ए, और इस पे समेशन अप्लाई किया तो बी समेशन वाई। अब इसके अंदर वाई इन्वॉल्व करें तो ये समेशन एक्स, ये क्या बन जाएगा, समेशन एक्स वाई। यहाँ पर वाई इन्वॉल्व होगा तो समेशन वाई और एन गायब हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा बी समेशन वाई स्क्वायर। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये मैं नीट करके लिख रहा हूँ, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई स्क्वायर। हम इन दो इक्वेशंस को यूज करके इस लाइन को फाइंड कर सकते हैं, या इन दो इक्वेशंस को यूज करके ये वाली लाइन फाइंड कर सकते हैं। चलें अप्लाई करके देखते हैं इसको। एक क्वेश्चन है हमारे पास, आपकी बुक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 था, और उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि कंप्यूट करें रिग्रेशन लाइन y ऑन x। सिर्फ y ऑन x को फाइंड करना है हमने फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस, और हमने यूज करनी है नॉर्मल इक्वेशंस। फाइंड क्या करनी है, रिग्रेशन लाइन y ऑन x क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स हमने फाइंड करके देनी है। नॉर्मल इक्वेशन यूज करनी है, तो इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस क्या है, इसके लिए नॉर्मल इक्वेशन है समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, और दूसरी है जी समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। इन दोनों को यूज करेंगे और हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड करके एंड रिजल्ट में y इज इक्वल टू ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू ऑफ x करके हम कहेंगे कि ये हमारे पास आंसर है। ये होगा हमारे पास टोटल प्लान। तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं, लेट्स सी। मैंने यही डाटा जो है नेसेसरी कैलकुलेशंस के लिए एक वर्टिकल टेबल में लिख लिया, x की वैल्यूज़, और ये हमारे पास आ गई y की वैल्यूज़। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिग्रेशन लाइन कौन सी चाहिए हमें, y ऑन x चाहिए। वो कौन सी होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होती है। ठीक है, अगर ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होती है तो इसकी नॉर्मल इक्वेशंस क्या होती हैं, इसकी नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, और दूसरी होती है हमारे पास समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। इन दो नॉर्मल इक्वेशंस को देख के आप डिसाइड करें कि आपने यहाँ पर टेबल के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने समेशन वाई की वैल्यू चाहिए, आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, समेशन एक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ पर प्लग इन करने के लिए, वो यहाँ पर मिल जाएगी। एन नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 5, ये इन वैल्यूज को गिन के एन की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक हो गया, और साथ साथ मैं क्लियर भी करता चलूँ ताकि कैनवस साफ रहे। ओके, एन भी हो गया, समेशन एक्स भी हो गया, समेशन वाई भी हो गया। पहली हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स तो हमारे पास टेबल से पूरी हैं। अलबत्ता समेशन एक्स वाई के लिए हमें एक कॉलम जनरेट करना पड़ेगा, एक्स वाई का कॉलम जनरेट करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर आगे हम उसका समेशन फाइंड कर सकें। समेशन एक्स वाई फाइंड करें और इस जगह पे प्लग इन कर सकें। समेशन एक्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, और समेशन एक्स स्क्वायर के लिए हमें एक और कॉलम जनरेट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का, ताकि यहाँ पर आगे समेशन एक्स स्क्वायर फाइंड कर सके। तो ये दो कॉलम जनरेट करने पर हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस के अंदर तमाम वैल्यूज पुट हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ पुट नहीं होगी वो क्या होगी, दैट ए हमारे पास पुट नहीं होगा और बी पुट नहीं होगा। यहाँ का ए और यहाँ का बी, ये यहाँ पर भी ए और बी, यहाँ पर भी ए और बी, ये हमारे पास दो अननोन्स रह जाएंगे। और ये दो अननोन्स जो हैं हम फाइंड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। जिस तरह साइमल्टेनियस सॉल्यूशन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए, बिल्कुल उसी तरह मूव ऑन करेंगे और ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। लेट्स मूव फॉर द सॉल्यूशन। क्या बनेगा हमारे पास, एक्स वाई का कॉलम बनेगा। एक्स वाई का कॉलम से मुराद क्या है, एक्स की वैल्यूज वाई की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें। 25 6 जार 150, 35 जार 150, 44 जार 160, 58 जार 400, 65 7 जार 455। समेशन बना लिया इनका, इसके लिए तो हमारा काम पूरा हो गया। अब आ जाते हैं इसके लिए। एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया, यानी कि 25 का स्क्वायर 625, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर आ जाएगा 2500, और 65 का स्क्वायर 4225। सम कर लिया तो हमारे पास इन दोनों नॉर्मल इक्वेशंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हैं। व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हमने सिंपली वैल्यूज को करना है इसके अंदर प्लग इन। वैल्यूज को हमने किया प्लग इन, जहां पर y की समेशन y था
ये समेशन y है, समेशन y की जगह पे हमने समेशन y की वैल्यू 30 प्लग इन कर दी। जहाँ पर n था, n से मुराद है नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ है, तो हमने n की जगह पे 5 प्लग इन कर दिया। समेशन x की जगह पे हमारे पास 2 10 था, तो हमने समेशन x की जगह पे ये 2 10 प्लग इन कर दिया। b और a हमारे पास स्टिल अननोन पड़े हुए हैं। अब हम जाते हैं दूसरी वाली नॉर्मल इक्वेशन में वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, समेशन एक्स वाई की जगह पे 1315, इस a की जगह पे तो कुछ भी नहीं आ सकता, ये एज इट इज रहेगा। समेशन x की जगह पे 210 लिखेंगे और हमारे पास ये क्या रह जाएगा, 210a रह जाएगा। b हमारे पास एज इट इज रहेगा, समेशन x स्क्वायर की जगह पे हमारे पास 9850 आएगा। तो हम इन्हीं वैल्यूज़ को इसी तरीके से प्लग इन कर लेते हैं। हमारे पास डिस्प्ले क्या बन जाएगा, हमारे पास डिस्प्ले बन जाएगा 1315 इज इक्वल टू समेशन x की वैल्यू 210 और a एज इट इज, और समेशन x स्क्वायर की वैल्यू 9850 और b हमारे पास एज इट इज। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं जिनके अंदर a और b दोनों में अननोन पड़े हुए हैं। इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन 2। अब हम करते क्या है कि कोफिशिएंट्स बराबर कर लें, a के कोफिशिएंट्स बराबर कर लें या b के बराबर कर लें, आपकी मर्जी। मुझे आसान जो दिख रहा है कि a के कोफिशिएंट्स आपस में बराबर करना आसान है, यानी कि 210 हासिल करना हो मुझे, तो 5 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो 210 होगा, तो ये आ जाएगा 42। आप अगर 42 नोन नहीं है तो यहाँ पर बॉक्स रहने दे इधर ही, तो 210 डिवाइडेड बाई 5 करें तो आपके पास आ जाएगा 42। यानी कि इस इक्वेशन 1 को मैं 42 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ a हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 210a। तो ये इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करके a की वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं। हमें क्या करना है जी, इक्वेशन 1 को 42 से मल्टीप्लाई करा। 42 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 42 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि इक्वेशन 1 का जो कोफिशिएंट 5 है ये भी 210 हो जाए और हम आसानी से इन दोनों इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकें। 30 को जब 42 से मल्टीप्लाई किया तो 1260, हमने 5 को जब 42 से मल्टीप्लाई किया तो 210a, 210 को हमने 42 से मल्टीप्लाई किया तो 8820। ओके हो गया, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। यहाँ पर कैनवस के ऊपर जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ। मैं अब क्या करूँगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपस में, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मैं सॉल्व करूँगा, यानी कि माइनस करूँगा, ताकि ये मेरे पास 210 और 210a जो कोफिशिएंट्स बराबर है माइनस करने पे आपस में एलिमिनेट हो जाएं। ठीक है, ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इक्वेशन 3 और 2 को। ये इक्वेशन 3 है हमारे पास जो वहाँ पर लिखी हुई थी, सॉरी 2 है, और ये हमारे पास इक्वेशन 3 है जो वहाँ पर लिखी हुई थी। अब हमें क्या करना है, हमने इस 210a और 210a को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाना है। सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज, जहाँ पर पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए, अगर कोई नेगेटिव होती तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सारी टर्म्स पॉजिटिव थी तो इसलिए सिर्फ हमारे पास नेगेटिव साइन ही अभी आया है पहले पॉजिटिव को रिप्लेस करने के लिए। तो हमारे पास क्या हुआ, ये हो गया एलिमिनेट हो गए, a से तो जान छूट गई। अब रहेगी हमारे पास इक्वेशन सिर्फ इन टर्म्स ऑफ b। तो इसका रिजल्ट देखें, इसको माइनस करवाएं और यहाँ से इसको माइनस करवाएं। यहाँ से आया 55 और यहाँ से आ गया 1030b। अब सिंपली आप दोनों साइड पे डिवाइड करा दें, 1030 डिवाइडेड बाय 1030 से डिवाइड करा दें और आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 0.053। ठीक है, आपको जिस तरीके से भी कन्वीनियंट लगे आप यहाँ से b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। b हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 55 डिवाइडेड बाय 1030, और इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पर तो हमें वैल्यू मिलेगी b इज इक्वल टू 0.053। b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू को लें, आप चाहें तो इक्वेशन 3 में पुट करें, चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट करें। पीछे वाले पेज के ऊपर आपने इक्वेशन 1 दिखी थी, चाहे उसमें पुट कर लें तो आपके पास a की वैल्यू वापस रिटर्न में आ जाएगी। तो मैं पुट कर रहा हूँ किसमें, मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 में हमारे पास इक्वेशन 2 कहाँ है, ये है जी 1315 210a और 9850b। मैंने क्या किया, इस a की जगह पे इस a की सॉरी b की वैल्यू आई तो हम इस b की जगह पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया 0.053 को। अब a के लिए सॉल्व कर लें आप, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हमारे पास रिटर्न में आंसर क्या बनना चाहिए, हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट थी y इज इक्वल टू a प्लस bx, ये हमने लेकर आना था। तो हमारे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू a की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, a की जगह पे a की वैल्यू 3.774
प्लस तो प्लस ही रहेगा, बी की जगह बी की वैल्यू व्हाट वाज दैट 0.053 और एक्स को एज इट इज़ रहने देंगे, ये हमारे पास आंसर होगा। बट एक छोटी सी बात आखिर में, हमने ये जो वाई की वैल्यूज़ जो निकाली हैं इसके ऊपर हम एक छोटा सा हैट रखेंगे। हमने ये हैट क्यों यूज़ किया है वाई की वैल्यू के ऊपर, हमने वाई ही सिंपली वाई क्यों नहीं रहने दिया, इसको हम डिस्कशन करेंगे दूसरे आने वाले चैप्टर के अंदर, या सॉरी आने वाले लेक्चर के अंदर। और इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं यहीं पे। हमारे पास क्या है कि रिक्वायर्ड लाइन जो हमारे पास की थी वो क्या थी, रिक्वायर्ड लाइन थी वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और हमने वाई हैट को एज इट इज रहने दें, वाई हैट को एज इट इज रहने दें, एक्स को भी एज इट इज रहने दें, ए और बी के वैल्यूज को रिप्लेस करें। तो क्या बनेगा आपके पास, वाई हैट इज इक्वल टू 3.774 प्लस 0.053 टाइम्स एक्स। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है। ठीक हो गया, अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़। लेकिन माइंडेड आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली नोटिफाई हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।